हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस चैप्टर के पार्ट 2 में। हाँ, तो पार्ट 1 हमने कवर कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो ताकि आप लोगों को इस पार्ट में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और मैं यही चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो देखो ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आ जाए। मैं कोशिश करूँगा कि इसी पार्ट में चैप्टर खत्म हो जाए। एक्चुअली हमारे साथ 30 पेजेस तो बाकी हैं, 30 स्लाइड्स, 27 स्लाइड्स में पिछले पार्ट में कर ली थी। 40 मिनट की वीडियो थी। जल्दी से जाके देख लो ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाओ। डिटेल नोट्स हैं ये सारे। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे लिंक जो इस चैप्टर का लिंक है उसमें जाके देख लीजिए। हाँ, तो लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वाज द ओल्ड रेजिमे? ओल्ड रेजिमे क्या था? ऊपर पढ़ लिया था हमने। याद होगा आपको ओल्ड रेजिमे क्या था? द ओल्ड हमारा जो पुराना इसका पॉलिटिकल सिस्टम था फ्रांस का, वो था हमारा ओल्ड रेजिमे। हाउ डज एन एब्सोल्यूट मोनार्की ऑपरेट? एब्सोल्यूट मोनार्की कैसे ऑपरेट होती है? जब एक किंग के पास पूरा कंट्रोल होता है। डिस्क्राइब द साइज, प्रिविलेज, एक्सेप्शंस एंड बर्डन ऑफ द 3 एस्टेट्स। ये पूरा टेबल है, आपको याद होगा। व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट स्पेंडिंग? क्या क्या बेकार फिजूल की स्पेंडिंग थी। तो बेसिकली ये हमारे जो टावर ऑफ वर्सलीज है उसकी स्पेंडिंग थी। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ थिंकिंग यूज्ड बाय द फिलोसफर्स। फिलोसफर की क्या थिंकिंग थी? फिलोसफर्स की थिंकिंग थी कि सिक्योर सर्कुलर होना चाहिए, हमारा देश सर्कुलर होना चाहिए, इसमें आज़ादी होनी चाहिए, इसमें सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए और बाकी सारे डेमोक्रेटिक वगैरह वगैरह। वट वर द अंडरलाइंग लॉन्ग टर्म कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? जितने भी हमने उस टाइम में पढ़े थे। वट आर द इमीडिएट शॉर्ट टर्म कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? जो भी टैक्स नहीं इम्पोज कर रहा था राजा। उसके बाद हमारे पास जो बाकी उनकी मीटिंग हुई थी वो था उसका 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिबेट ओवर वोटिंग विच ऑकर्ड इन ईस्टेट जनरल। अब इस डिबेट को तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया था, आपको याद होगा। वट वॉज द टेनिस कोर्ट ओथ? और टेनिस कोर्ट ओथ तो आपने खुद पढ़ा था, आपको खुद अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 4 फेजेस पीरियड्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन को 4 फेजेस में बांटा गया। पहला है नेशनल असेंबली जो थी 1989 से लेकर 1791 तक। लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी 1791 से लेकर 1792 तक। कन्वेंशन असेंबली जो थी 1792 से लेकर 1795 तक। डायरेक्टली जो थी 1795 से लेकर 1799 तक। तो बेसिकली ये तो हमें ये बता रखा है कि कितना रूल किया था। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इन लोगों ने गलत लिख रखा है, मैंने नहीं बनाई, पहले तारा नोट्स। आगे आता है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है? नेशनल असेंबली को हम पहले ध्यान से देख लेते हैं। कब से कब तक थी ये पहले आप याद रखिएगा। 1789 से लेकर 1791 तक। लुइस 16 डिडंट एक्चुअली वांट अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लुइस 16 नहीं चाहता था कि एक रियल कॉन्स्टिट्यूशन हो। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो एक मोनार्क था और आपको पता होगा कि एक मोनार्क क्यों नहीं चाहेगा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को। When news of his plan to his military force against the National Assembly reached Paris on July, people stormed the Bastille. अब बेसिकली ना जब आप चैप्टर खोलोगे ना तब आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी। मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो ना भाई चैप्टर में कंफ्यूज करके रखा हुआ है बच्चों को। लाइक कभी कोई पार्ट बता रहे हैं, कभी कोई पार्ट बता रहे हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। इसलिए मैं आपको स्टोरी के हिसाब से सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है प्लान। अब यहाँ पर हुआ क्या था? हुआ ये था कि एक रूमर, मतलब कि एक अफवाह फैल गई थी पूरे सिटी में कि हाँ, जो राजा है वो अपने देश के लोगों के ऊपर करवाएगा अटैक, अपनी सेना को भेज दिया उसने। अब लोग इससे डर गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है ना। तब किसी ने ये नहीं सोचा कि एक राजा अपनी ही जगह अपनी ही जनता पे क्यों करवाएगा, और करवाएगा भी तो कैसे। लाइक अगर लोग सोचते कि हाँ जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसके कारण है, तो वैसे भी वो भी कैसे करा देगा भाई। 250 लाख पॉपुलेशन थी वहाँ की। 250 लाख पॉपुलेशन को मारने के लिए उनको कितने सोल्जर्स चाहिए होंगे राजा को, ये भी तो सोचो ना। तो उसके बाद जब ये रूमर फैली तो लोगों ने अपनी संस्थाएं बनाना स्टार्ट कर दी। लोगों ने अपनी ग्रुप्स बनाना स्टार्ट कर दिए कि हाँ, हम लोग क्यों ये सारा दंगे फसाद सहें, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग एक नेशनल मूवमेंट चलाते हैं जिसके हिसाब से हम लोग अटैक करेंगे राजा पे कि ताकि राजा ऐसा कुछ ना कर सके। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा सच्ची में कुछ होने भी वाला है तो हम लोग ऐसे ही क्यों मर जाए, ठीक है। हम लोग कुछ करके मरते अपने खिलाफ, कम से कम उनके खिलाफ आवाज़ उठा के मरते, क्या पता हम लोग कामयाबी हो जाए। लाइक हर किसी का यही सोचना होता है। तो आपको ये डेट याद रखनी है, जुलाई 14, 1789।
अब इन लोगों के पास एक ऑप्शन, अब ये लोग क्या करते देखो, अब ये तो नॉर्मल लोग थे थर्ड एस्टेट के, इन लोगों के पास ना कुछ ज़्यादा था ना कुछ, इन लोगों के पास कुछ ज़्यादा अटैक करने के लिए नहीं था। तो इन लोगों ने सोचा कि भाई अगर हमें यहाँ पर एक गन गुन चाहिए या फिर हमें तलवारें चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली हमें जाना होगा बेस्टाइल के जेल में, जहाँ स्टॉर्म द बेस्टाइल, जो यहाँ लिखा हुआ है ना BASTILLE, यहाँ एक जेल का नाम है। जेल के अंदर वो लोग गए और वहाँ पर उन्होंने सारे, वहाँ पर जितने भी हथियार देख रहे हो ना आप, वहाँ से लूट लिए, और बाकी जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल चीज़ें थी वो लोगों ने बेच दी, और वो उन्होंने ख़रीदी जो लोग हिस्ट्री को अपना सबूत बनाना चाहते थे, लाइक जो आजकल म्यूजियम से पड़ी ना चीज़ें, फिर उन लोगों ने म्यूज़ियम को बेची थी सारी चीज़ें, क्योंकि वो जानते थे कि अभी ये चीज़ ना हिस्ट्री में काउंट होगी, इसलिए उन्हें इसमें पार्ट लेना चाहिए। अब आया है पीपल ऑफ पेरिस सीज वेपन्स फ्रॉम बेस्टाइल। ये हमारे पास पूरे नोट दे रखे हैं। कब किया था इन्होंने? जुलाई 14, 1789 को। पेरिस के लोगों ने ऑर्गेनाइज देयर ओन गवर्नमेंट विच दे कॉल्ड द कम्यून। उन्होंने उस टाइम पे गवर्नमेंट को लॉन्च किया जिसको उन्होंने कहा था कम्यून। बेसिकली हमारी एनसीईआरटी में दे नहीं रखा, बट या इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, सो यू शुड नो इट। स्मॉल ग्रुप्स लाइक फैक्शंस, उन्होंने फैक्शंस नाम दिया उनको, कंपीटेड टू कंट्रोल सिटी ऑफ पेरिस। तो बेसिकली कम्यून और फैक्शंस आपको ज़्यादा पता होना चाहिए, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे नोबल वर अटैक्ड, नोबल्स को अपराइजिंग स्प्रेड टू फ्रांस। अब कैसे अपराइजिंग हुई? नोबैलिटीज़ पे अटैक किया गया। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि नोबैलिटीज़ के को भी बहुत ज़्यादा राइट्स मिले हुए थे, प्रिविलेजेस मिली हुई थी, जो बेसिकली थर्ड एस्टेट के लोगों को हजम नहीं हो रही थी। क्योंकि देखो अब किन उनको मिली हुई थी, एक तो प्रीस्ट और एक थे नोबल्स। तो अब प्रीस्ट का तो समझ आता भी है, क्योंकि भाई वो धार्मिक लोग हैं, उनको मिल जाए तो चलता भी है, क्योंकि वो भगवान के पास है ना। लेकिन नोबल्स का क्या काम है? नोबल्स को क्यों मिल रही है आखिर ये हमारे पास क्यों प्रिविलेज मिल रही है? क्योंकि हम लोग तो इसके खिलाफ हैं, है ना। क्योंकि अब नोबल्स को तो हक ही नहीं था सबका, तो फिर इसलिए उन्होंने सबसे पहले नोबल्स पे अटैक किया, लाइक जो मेन लोग थे राजा के पास के। फिर उन्होंने रिकॉर्ड्स ऑफ फ्यूडल ड्यूज वर ओन एंड ओन टैक्सेस वर डिस्ट्रॉयड। अब जितने भी वहाँ पर टैक्स ले रखे थे लोग नोबल्स ने, और उनके जितने भी ड्यूज थे उसके पूरे ट्रैक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, ताकि आगे से कोई भी टैक्स ना ले सके। मैनी नोबल्स फ्लेड द कंट्री। काफ़ी सारे नोबैलिटी के पर्सन तो कंट्री छोड़ के ही भाग गए, है ना। और और उनको बाद में बोला गया एमिग्रीज। ये बेसिकली नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको कहीं एमसीक्यू में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आ गया तो आपको पता होना चाहिए। लुइस 16 वाज फोर्स्ड टू फ्लाई द न्यू ट्री कलर फ्लैग ऑफ फ्रांस। अब नया फ्लैग बनाया गया लुइस 16 को, इसको फोर्स किया गया कि आप इस फ्लैग को फहराओगे। आप देख लो एक बार, इसको 3 कलर है इसमें, वॉयलेट, वाइट एंड रेड, बेसिकली जो इसके 3 सिम्बल्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे है पेरिशियन कम्यून। फियर दैट कम्यून हमने देखा था, कौन थे कम्यून? वो लोग थे जिन्होंने कम्युनिटीज़ बनाई थी। फियर दैट लुइस 16 वुड हैव फॉरेन ट्रूप्स इन्वेड, जो मैंने आपको बताया था कि उनको लग रहा था कि हाँ अब लुइस 16 हम पे अटैक कर देगा, एंड पुट डाउन देयर रेबेलियन, है ना। तो फिर इसलिए उनको डर लग रहा था। लुइस 16 वाइफ मैरी एंटोनी वॉज अ सिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन एम्परर। जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऑस्ट्रिया की थी, तो वो ऑस्ट्रेलिया के एम्परर की वही होगी ना, क्या बोलते हैं, सिस्टर, है ना। तो आगे हम लोग देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वुमेन अटैक्ड वर्सलीज ऑन October 5, 1789। वुमेन के एक ग्रुप ने 1789 के 5 अक्टूबर को अटैक किया था। अब मैं आपको बताता हूँ हमारी एनसीईआरटी बुक्स के हिसाब से ये क्यों है। अब बेसिकली हुआ ये था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, है ना। फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जिसके कारण क्या हुआ कि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों की डिमांड्स बढ़ रही थी, लेकिन लैंड फिक्स था, और जो राजा था वो सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहा था? लड़ाई में। तो उसके कारण क्या हुआ कि अब जब ड्रॉट वगैरह हुआ, लाइक बहुत ज़्यादा विंटर हो गई, तो फार्मर्स की क्रॉप फेल हो गई। जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गए, मतलब कि झड़ गए वो सारे पौधे, और उसके कारण क्या हुआ कि जितनी भी रॉ मटेरियल की सप्लाई है ना, वो आना बंद हो गई। अब जितने भी बेकरी वाले शॉप ओनर्स थे, अब वहाँ पर लोग अब रोटी चावल तो खाते नहीं है हमारी तरह, वो लोग खाते हैं ब्रेड। वो लोग क्या खाते हैं? ब्रेड। तो बेकरी के ओनर्स ने क्या किया कि जो सारा सामान बेचना है ना, वही बंद कर दिया।
क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जितना कमी होती जाएगी उतने ही प्राइस बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ही प्राइस बढ़ जाएंगे और एकदम अच्छे अमाउंट पे आ जाएंगे, तब वो सारा सामान बेचेंगे और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। बेसिकली ये सोचा उन लोगों ने। अब वहाँ पर इस बात पे अब क्योंकि ज़्यादातर लोगों को तो वॉर में भेज दिया गया था, ज़्यादातर लोगों को, है ना। और बाकी जो उनकी वाइफ्स थी, अब उनके ऊपर था कि घर को भी चलाना है, उनको अपने बच्चों को भी पालना है। इसलिए उन्होंने गुस्से में आकर वहाँ की शॉप्स पे और वर्सेलीज के पैलेस पे हमला कर दिया, ताकि राजा को पता चले कि हाँ, अब उन्हें सब कुछ चालू करना ही होगा, राजा को मैंडेटरी करना ही होगा। अब यहाँ पर हमें एक नया पैलेस दिखा रखा है, ट्वेल्वरीज पैलेस, पेरिस में है ये, फ्रांस में। आपको याद रखना होगा, चेंज इज़ अंडर द नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली के अंदर क्या क्या चेंज किए गए, अब नेशनल असेंबली में क्या क्या चेंज किए गए, जो पहले चीज़ें थी ना, उनको चेंज करके क्या क्या डाली गई। एबोलिशन ऑफ गिल्ड्स एंड लेबर यूनियंस। अब जितने भी एबोलिशमेंट ऑफ गिल्ड्स एंड लेबर यूनियंस, कि जितने भी गिल्ड से लेबर यूनियंस की उनकी एबॉलिशमेंट कर दी गई। एबॉलिशमेंट का मतलब ये है कि रद्द कर दिया गया। लाइक जितने भी लेबर यूनियंस, मतलब कि संगठन थे जिन्होंने अपना संगठन बना रखा था, उनके लिए नोबैलिटी वाले पर्सन्स ने उनको एबॉलिश कर दिया गया कि तुम लोग गलत काम कर रहे हो, है ना। उसके बाद एबॉलिशमेंट ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, लोगों के लिए स्पेशल प्रिविलेज जो नोबैलिटीज और क्लर्जी को मिल रखी थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के राइट्स को, मतलब कि जैसे कि हमारे इंडिया में राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स है ना, वैसे यहाँ पर भी राइट टू, और सारे एक नॉर्मल नागरिक के जो जितने भी राइट्स होते हैं ना, उनको उन लोगों ने चालू कर दिया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ फॉर मैन, जैसे कि हमारे इंडिया में भी है। अब यहाँ पर एक बात अलग है कि ये सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी बिफोर लॉ बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए थी, नॉट विमेन। इट वॉज ओनली फॉर मैन एट दैट टाइम। मैनी नोबल्स लेफ्ट फ्रांस एंड बिकेम नोन एज एमिग्रीज, जैसे कि हमने देखा कि जिन लोगों ने लेफ्ट कर दिया था उनको क्या बोलते हैं, एमिग्रीज, है ना। उसके बाद रिफॉर्मर्स इन लोकल गवर्नमेंट, नए रिफॉर्म्स बनने लगे लोकल गवर्नमेंट। रिफॉर्म्स को होते हैं छोटे छोटे संगठन, या फिर कह सकते हैं आप मोर्चे करने वाले लोग, जो बेसिकली एक जगह की सुरक्षा या फिर एक लॉ की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। टैक्सेस लेव्ड बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू पे, और टैक्सेस को पहले होता था कि हाँ तुम्हें 100 रुपये भरना है, लेकिन अब होने लगा कि सिर्फ 20% ऑफ योर इनकम, और या फिर इस हिसाब से कर दी गई कि हर एक इंसान उन टैक्सेस को भर सके। जो जितना भर सकता है वो उतना ही भरेगा, लोन में दबा नहीं रहेगा। अब यहाँ नेशनल असेंबली का हॉल दिखाया गया है हमें, कैसा उनका हॉल होता था। अब डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, अब बेसिकली इसमें कौन कौन से राइट थे आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको खुद याद हो जाएंगे। राइट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अपने रिलीजन प्रैक्टिस करने के पूरे राइट थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे कि इंडिया में भी है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जैसे कि हमने देखा था क्लर्जी ही कंट्रोल करते थे कि क्या मीडिया में छापा जाएगा, क्या नहीं छापा जाएगा न्यूज़पेपर में, लेकिन अब वो फ्रीडम कर दिया गया। गारंटीड प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए लोगों को। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी, ये बेसिकली रिजेंबल करता है 3 कलर्स फ्लैग के। जैसे कि हमारे पास ब्लू स्टैंड्स फॉर लिबर्टी, वाइट स्टैंड फॉर इक्वालिटी एंड रेड स्टैंड्स फॉर फर्टिनिटी। इनके मीनिंग तो आप जानते ही होंगे, बेसिकली हमने सिविक्स अच्छे से पढ़ी है। तो आगे हैं हमारे पास, ये तो गलत निकल गया, हाँ, राइट टू पीपल टू क्रिएट लॉज। अब अगर बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे कि हाँ इस लॉ को बनाया जाना चाहिए, तो हाँ ये राइट था। तो बेसिकली तब जजेस को भी इंस्टॉल किया गया, नए जजेस को, ताकि ऐसे राइट्स बनाए जा सकें, है ना, ताकि ऐसा ना हो कि एक राइट जो पुराने ज़माने का हो उसको चेंज करना पड़े। अगर राइट टू अ फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का राइट मिला मतलब कि दिया गया। आगे है द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। अब मेन अलग हैं, वुमेन अलग, वुमेन के लिए अलग राइट थे और मेन के लिए अलग राइट थे। तो बेसिकली अब कौन से यहाँ पर हमें 2 बेसिकली बताया गया, 2 औरतों के बारे में जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे, जैसे कि ओलंपी डी गॉर्जियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में भी है। और एक है मैडम जेना ने पोलैंड, रोलैंड, है ना, ये पोलैंड नहीं है, रोलैंड है, मैं पोलैंड बोलने वाला गया था, है ना। तो बेसिकली इनके बारे में बता रखा है, आप लोगों को इसके बारे में डीपली पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको जर्नलिस्ट ओलंपी डी गॉर्जियस के बारे में बता दूँ, क्योंकि ये हमारे एनसीईआरटी में है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। जर्नलिस्ट ओलंपी डी गॉर्जियस आर्ग्यूड इन द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन।
उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन के राइट्स के लिए खड़ी हुई थी वो, दैट वुमेन आर इक्वल सिटीजन्स। उन्होंने कहा कि वुमेन इक्वल सिटीजन्स हैं, जितने मेन हैं उतने ही वुमेन भी हैं, एंड शुड बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट रिफॉर्म जस्ट एज मेन डिड। और उनको भी बेनिफिट मिलने चाहिए गवर्नमेंट से जैसे मेन को मिल रहे हैं। वुमेन को भी बहुत सारे राइट्स मिले, भले उनको सारे नहीं मिले लेकिन उनकी स्टेट में भी अच्छा हुआ, जैसे कि हमें बताया गया था वुमेन्स वाले सेक्शन में कि कैसे सब कुछ हुआ एनसीईआरटी में। वुमेन कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी बट ओनली बिकॉज डूइंग सो वीकेंड feudalism एंड रिड्यूस्ड वेल्थ अमंग द अपर क्लासेस। इन लोगों ने बेसिकली ये किया कि अब वुमेन भी प्रॉपर्टी ओनर्स बन सकती है। डाइवोर्स बिकम ईजियर बट ओनली टू वीकन द चर्च कंट्रोल ओवर मैरिज। अब डाइवोर्स को ईजी तो कर दिया गया बट ये इसका मेन रीज़न ये था कि चर्च के पास पूरा कंट्रोल था मैरिज का, इसको वीकन करने के लिए, इसको थोड़ा कमज़ोर करने के लिए, वरना चर्च के पास अभी भी बहुत सारे राइट्स रहते। आगे आता है एंड ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। अब किन किन प्रिविलेजेस का एंड कर दिया गया? चर्च लैंड वॉज सीज डिवाइडेड एंड सोल्ड टू पेजेंट्स। अब बेसिकली जितना टैक्स के तौर पे उन लोगों ने लैंड लून ले रखा था चर्च के लोगों ने, बेसिकली सिर्फ लोगों ने ले रखा था, बेसिकली उसका भगवान से कोई रिलेशन नहीं था, उनको सीज कर दिया गया और उनकी जगह पर अच्छे अच्छे अलग अलग पेजेंट्स के लिए कुछ पेजेंट्स को बेच दिए गए, कुछ किसानों को बेच दिया गया, लाइक 20% लैंड जो उनके पास था, और कुछ किसानों को बेच दिया गया और कुछ जगह पर गवर्नमेंट ऑफिस बना दिए गए। सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्लर्जी। अब क्लर्जी का जो सिविल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको रिक्वायर द चर्च ऑफिशियल टू इलेक्टेड बाय पीपल। अब उसको रखा तो गया लेकिन चर्च के ऑफिशियल्स को पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाने लगा, क्योंकि पहले तो चर्च के जो लोग थे वही कर सकते थे, लाइक उनका बेटा करेगा फिर उनका बेटा करेगा, ऐसा अब नहीं रहा। अब ये बन गया कि अब पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा विद सैलरीज पेड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसकी सैलरी पे करेगी, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट जॉब बना दी गई है ना। 2/3 ऑफ चर्च ऑफिशियल्स फ्लेड द कंट्री रेदर देन स्वेयर एलिगेंस टू दिस। उन लोगों ने इन लॉ को मानने की जगह कंट्री छोड़ दी, है ना। ऑल फ्यूडल ड्यूज एंड टिथ्स वर एरेडिकेटेड। सारे टिथ जैसे और बेकार के टैक्सेस जो नोबैलिटी और चर्च इनसे लेता था थर्ड एस्टेट के लोगों से, उनको रद्द कर दिया गया। ऑल स्पेशल प्रिविलेजेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट वर एबॉलिश। सारी प्रिविलेजेस जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोगों को थी वो एबॉलिश कर दी गई, वो बंद कर दिया गया। रिफॉर्म्स इन लोकल गवर्नमेंट। क्या क्या रिफॉर्म हुए लोकल गवर्नमेंट में? द 30 प्रोविंसेस एंड द पेटी टायरन वर रिप्लेस्ड बाय 83 न्यू डिपार्टमेंट्स। अब जितने भी 30 प्रोविंसेस बनाए गए थे, मैंने आपको बताया था कि कुछ इन लोगों ने तानाशाह अपॉइंट कर दिए थे हर एक जगह पे, उनको डिसमिस कर दिया गया और उनकी जगह पर 83 नए डिपार्टमेंट बनाए गए। रूल्ड बाय इलेक्टेड गवर्नर्स। इनको अलग अलग गवर्नर्स रूल करते थे जिनको इलेक्शन से चूज़ किया जाता था। न्यू कोर्ट्स विद जज इलेक्टेड बाय द पीपल वर एस्टैब्लिश्ड। नए कोर्ट्स बोल सकते हैं हम लोग, मेरा मतलब ये है कि जहाँ पर जजिंग का काम होता है ना उनको एस्टैब्लिश किया गया। जो टेनिस कोर्ट था वो नहीं, जो जजिंग वाला कोर्ट होता है ना वो एस्टैब्लिश की गई, जहाँ जजेस को एस्टैब्लिश किया गया, नए जजेस को, ठीक है। बेसिकली ये अब राजा के हित में नहीं थे। तो अब आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 क्या कहता है? डेमोक्रेटिक फीचर्स। फ्रांस बिकम अ लिमिटेड मोनार्की। अब इसमें मोनार्की का कोई राइट नहीं था। किंग बिकम मेरली द हेड ऑफ द स्टेट। किंग था बट या उसके पास सारे राइट्स नहीं थे। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के ज़्यादातर राइट्स थे। ऑल लॉज वर क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब सारे लॉज लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किए जाते थे जो अपॉइंट कर रखी थी लोगों ने। फ्यूडलिज्म वॉज एबॉलिश्ड। फ्यूडलिज्म जितना भी था, लाइक जो अकेले राजा का सारे मोनार्क सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया गया। वोटिंग वॉज लिमिटेड टू टैक्स पेयर्स। अब इन लोगों ने वोटिंग भी हर बंदे को नहीं दी, इन लोगों ने वोटिंग के भी कुछ क्राइटेरिया बना दिए। अब जैसे कि आप अपनी बुक खोलो और वहाँ पर आपको एक टेबल सा मिल जाएगा कि हाँ जो लोग इतना टैक्स भरते थे, जो लोग इतना परसेंट टैक्स भरते थे, इतना परसेंट टैक्स भरते थे, उसको एक बार ध्यान से टेबल को देख लो, क्योंकि उससे अच्छा मैं आपको समझा नहीं सकता मेरे ख्याल से। वो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझा देगा और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब ऑफिसर्स वर रिजर्व फॉर प्रॉपर्टी ओनर्स। ऑफिसर्स को प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए रिजर्व कर दिया गया, लाइक जिनकी कुछ प्रॉपर्टी होती थी। दिस न्यू गवर्नमेंट बिकेम नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नई गवर्नमेंट को क्या कहा जाता था। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया है। रॉयल फैमिली सॉट हेल्प फॉर ऑस्ट्रिया। रॉयल फैमिली को ऑस्ट्रेलिया की हेल्प के लिए भेज दिया गया। इन जून 1971 दे वर कॉट ट्राइंग टू एस्केप टू ऑस्ट्रिया। रॉयल फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा
लाइक यहाँ हमें बताया गया कि रॉयल फैमिलीज काफ़ी ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से हेल्प मांग रही थी और वो चाह रही थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में अब शिफ्ट हो जाए। रॉयल फैमिली जो हमारी थी, लाइक किंग और क्वीन एंटोनी, है ना, मैरी एंटोनी, तो उन वो पूरी फैमिली शिफ्ट होना चाहती थी अब ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि वो जानते थे अब यहाँ पर हमारी दाल निकलने वाली है, अब हमें ऑस्ट्रेलिया में जाके काम करना पड़ेगा। नोबल्स हु फ्लेड द रेवोल्यूशन लिव्ड अब्रॉड एज एमर्जी, जैसे कि हमने देखा था। चर्च ऑफिशियल्स वांटेड चर्च लैंड राइट एंड प्रिविलेज रिस्टोर्ड, वो चाहते थे कि सब कुछ रिस्टोर हो जाए, बट हम जानते हैं ना, अब कुछ गलत को फिर से गलत तो बना नहीं सकते ना, अब जो सही हो रखा है उसी को रखा गया। पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट इंटरेस्ट एमर्ज्ड, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए गए जिनमें डिफरेंट इंटरेस्ट थे, जैसे कि हमारे पास गैरोंडिस्ट, जैकोबिन्स, अलग अलग पार्टीज़ बनी। ऑपोजिशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, अब ऑपोजिशन के बारे में देखते हैं। यूरोपियन मोनार्क फियर्ड दैट रेवोल्यूशन वुड स्प्रेड टू देयर ओन कंट्रीज। अब जैसे कि यूरोप की बाकी भी जगहें थी, अब फ्रांस में तो हो चुका था ये सब कुछ, है ना, अब यूरोप के बाकी देश सोच रहे थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ हमारे कंट्री में भी आ जाए, है ना, अगर हमारी कंट्री के लोग भी जागरूक हो गए तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, ऐसे बाकी लोग सोच रहे थे। तो फ्रांस का जो राजा था ना, उन्होंने यूरोप की बाकी कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके एक सौदा किया कि आप लोग अभी मेरे देश को हरा दो और उसके बदले में आप मेरे को मोनार्की सिस्टम दे दो मेरे देश का, इससे आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म और मेरी प्रॉब्लम भी ख़त्म, तो हम सब लोग खुशी खुशी रह सकते हैं। और अब इसके बारे में बात चल गई लेजिस्लेटिव असेंबली को, अब ये बाद में देखते हैं, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। इन द अप्रोर द कम्यून टुक कंट्रोल टू पेरिस, अब कम्यून जो लोग थे जिन्होंने पूरी यहाँ पर सिस्टम्स बना रखे थे, उन्होंने कंट्रोल ले लिया पेरिस की तरफ। कम्यून वॉज लेड बाय डेल्टन, अब डेल्टन एक बेसिकली वहाँ का एक कह सकते हैं कि एक जैकोबिन जैसा ही एक पार्टी थी, उन्होंने इसको ले लिया। अ मेंबर ऑफ द जैकोबिन पार्टी, है ना, डेल्टन, हाँ, जैकोबिन पार्टी का एक मेंबर था। Voters begin electing representative for a new convention which would write a republican constitution for France। अब बेसिकली हमें यहाँ बता रखा है कि उन लोगों ने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब हम देखते हैं कन्वेक्शन क्या है। कन्वेक्शन बेसिकली 1792 से लेकर 1795 तक रहा। ऑन सितंबर 22 1792 द कन्वेक्शन मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कन्वेक्शन को सितंबर की 22 डेट को बनाया गया, कौन से साल में, 1792 में। एस्टैब्लिश द फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक, फर्स्ट फ्रेंच रिपब्लिक को एस्टैब्लिश किया गया। फेस्ड डोमेस्टिक ऑपोजिशन एंड स्ट्राइफ, ऑपोजिशन पार्टी भी बनाई गई और कुछ लोग इसको अपोज भी कर रहे थे, लाइक ग्रोडिस्ट एंड जैकोबिन्स। फेस्ड ऑपोजिशन फ्रॉम अब्रॉड, और बाकी कंट्रीज भी इसको अपोज कर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि ऐसी सेकुलरिज्म हमारी कंट्री में ना आ जाए। एबॉलिशमेंट ऑफ मोनार्की, द कन्वेक्शन अबॉलिश्ड द मोनार्की, अब कन्वेक्शन ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर राजा का और रहा तो राजा तो हमारे देश को तबाही कर देगा। अब लुइस 16 को गुलेटिन कर दिया गया। गुलेटिन का मतलब ये है कि एक गुलेटिन नाम की मशीन थी, उसमें ना ऐसे चाकू लगा होता था, ये ऐसे टाइप का चाकू लगा होता था और यहाँ बीच में सिर रखने की जगह, और इसको ऐसे नीचे की तरफ कर दिया जाता जिससे कि सिर कट जाता था, इंसान का सिर काट के अलग कर दिया जाता था। तो राजा को उसी तरह मार दिया गया। कब? जनवरी 21 1793 के दिन। मैरी एंटोनी को भी गुलेटिन कर दिया गया, लाइक उसकी पत्नी को भी। कब? अक्टूबर 16 1793। डॉटर में उनकी बेटी अलाउड टू गो टू वीनिया, उनको उसकी बेटी को अलाउ कर दिया गया कि हाँ तुम वीनिया भाग जाओ 1795 में। She could not become queen because of Salic law which did not allow female to succeed to the thrones। अब वो रानी इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि उनका एक लॉ था जिसका नाम था सैलिक लॉ। फ्रांस में एक लॉ चल रहा था उस टाइम, सैलिक लॉ, जिसके हिसाब से कि किसी भी फीमेल को रानी बनने नहीं दिया जा सकता। सन लुइस चार्ल्स AKA लुइस 17, अब यहाँ पर बेसिकली ये लोग लुइस बस इनका सरनेम हुआ करता था, उसके आगे 16 17 15 लगा दिया करते थे, इसको मैंने आपको पहले बताया था। सन लुइस चार्ल्स, जिसको हम लोग लुइस 17 के नाम से जानते हैं, 16 के नाम से, डाइड
1785 to 1795 में था, was beaten and mistreated until he died in prisons. उसको मारा जाता था, उसके साथ मिसट्रीट किया जाता था प्रिजन्स में उसको डाल के, और बाद में वो मर गया. इसलिए अपने पूरे अपने ऊपर जितना भी उसका प्रेशर आता था और जितना भी उसको पीटा जाता था उसके कारण. अब यहाँ पर आप गुलेटिन की एक फ़ोटो देख सकते हो कितना लंबा होता था, और यहाँ पर नीचे सिर रखा जाता था ताकि इंसान को मार दिया जा सके. यहाँ देखो डेड बॉडी लेके जाई जा रही है ना. आगे हम लोग देखते हैं जीन जोके रूसो की, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉपीज़ थी, लाइक उनके जो अलग अलग थॉट्स थे. द 3 मोस्ट मेमोरेबल जैकोबिन्स वर. अब बेसिकली जैकोबिन्स कौन थे, बेसिकली जो मेन जिनको हम लोग याद रखते हैं, जॉर्ज डाल्टन, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एंड जीन पॉल मैरेट. इन तीनों का नाम आपको याद करना होगा क्योंकि ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ऑफ डेवलपिंग इलनेस मैरेट वॉज इवेंचुअली फोर्स टू वर्क फ्रॉम होम. उसको घर से काम करने को बेसिकली फोर्स किया जाता था. ही वॉज असिस्टेंट in the tub while talking in a medical bath by Charles Corday, Jordan's sympathizer in July 1793. तो बेसिकली आपका ये ज़रूरी नहीं है. आगे आता है हमारे पास ग्रोइंग coalition against the French. अब कैसे coalition का ग्रोथ हुई फ्रांस में, तो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि कन्वेंशन ड्राफ्टेड फ्रेंचमैन इनटू द आर्मी टू डिफीट द फॉरेन कोलिशंस. अब बेसिकली जब फॉरेन बल्कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ जब अटैक कर रहे थे फ्रांस पे, तो अब कन्वेंशन ने क्या किया, फ्रेंच की एक आर्मी तैयार कर दी ताकि वो फॉरेन कोलिशंस को रोक सके. और इनको जो रूल करा था वो था जनरल कार्नोट. इनको कौन रूल करता था, जनरल कार्नोट. रॉजर्स डी लिशल रोट द मर्सिलीज. अब ये आप याद कर लो क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि मर्सिलीज जो फ्रांस का जो नेशनल एंथम है तो किसने लिखा गया था, रॉजर डी लाइजल ने. बिकेम द फ्रेंच नेशनल एंथम. जो मर्सिलीज बनी थी फ्रांस की नेशनल एंथम. इंस्पायर ट्रूप्स एज दे वर लीड टू बैटल. अब जब यहाँ पर जो हमारे ट्रूप्स थे, लाइक मैंने इनको ट्रूप कैसे बनाया, जब ये लोग जा रहे थे तब इन लोगों ने सोचा कि चलो भाई कोई गाना गाते हैं रास्ते में, और तब उन लोगों को एक गाना याद आया रॉजर डी लिजल का जिसका नाम था मर्सिलीज, है ना. ये बेसिकली एक पेट्रियोटिक सॉन्ग हुआ करता था उस टाइम पे. तब उन लोगों ने इसको गाया और बाद में वॉर के बाद इसको ही नेशनल एंथम डिक्लेयर कर दिया गया. आफ्टर 2 years कोलिशन वर डिफीटेड. जितनी भी अलग इन्वेजन्स हो रही थी बाकी कंट्रीज़ की, उनको डिफीट कर दिया गया. फ्रांस हैड गेन रेदर देन लॉस्ट टेरिटरीज. और अपनी टेरिटरीज़ को हारने की जगह उनको टेरिटरीज़ मिल गई थी क्योंकि जिन्होंने अटैक किया था जब वो हार गए तो फ्रांस ने उनके ऊपर जुर्माने के तौर पे कुछ कंट्रीज़ ले ली टेरिटरीज़. रीजन ऑफ टेरर. अब आता है हमारे इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो बेसिकली किसी को मिस नहीं करना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ को ध्यान से सुनना. रीजन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर बोलते हैं इसको वैसे तो, बट आई एम प्रोनाउंसिंग इट रीजन ऑफ टेरर. आप रेन ऑफ टेरर बोलना क्योंकि मेरा मन करता है इसको रीजन ऑफ टेरर बोलने का. सिंपली September 5, 1793, जुलाई 20 September 5 मतलब कि 5 तारीख को, सितंबर की 5 तारीख को 1793 से लेकर जुलाई की 27 तारीख 1794 तक ये पूरा टाइम माना जाता है रेन ऑफ टेरर के नाम से. क्यों? क्योंकि इस टाइम लोग डरे हुए थे और क्या. अब हमको बस ये देखना है कि डरे क्यों हुए थे. डिस्पाइट मिलिट्री सक्सेस द कन्वेक्शन कंटिन्यू टू फेस प्रॉब्लम्स डोमेस्टिकली. अब बेसिकली मिलिट्री सक्सेस तो इनको मिल रहा था बट इनको कहीं पर से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही थी. कैसे? डाल्टन्स एंड हिज जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी केम टू डोमिनेट फ्रेंच पॉलिटिक्स. अब डाल्टन एक बेसिकली रेवोल्यूशनरी थे जो जैकोबिन ग्रुप को लीड कर रहे थे. उन्होंने डोमिनेट करने लग गए फ्रेंच के पॉलिटिकल सिस्टम को. वो कहने लगे कि हाँ ये बहुत बुरा है, इस पर तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए, है ना. कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी हेडेड बाय डाल्टन एंड लेटर रॉबेस्पियर. पहले तो इसको डाल्टन लीड करते बट बाद में इसको रॉबेस्पियर लीड करने लग गया. दोज अक्यूज टू ट्रेजन्स वर ट्राइड बाय द कमिटी रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. अब जिनको जो भी एक्यूज़ करते थे ऑफ ट्रीजन वर ट्राइड बाय कमिटीज़, है ना. अब बहुत ज़्यादा अक्यूजिशन आने लग गई कि हाँ तुम लोग गलत कर रहे हो. अलग अलग रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल
खड़े होने लग गए कि हाँ ये हमारी गवर्नमेंट बुरी है, ये इसके लायक नहीं है कि ये लोग हमें रूल कर सकें। बेसिकली बहुत सारे लोग थे। अब ऐसा क्यों था, मैं तुम्हें एक बार डिटेल में समझाता हूँ। अब देखो, मान लो ये सारे रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ हैं, है ना। अब तुम लोग एक बार ध्यान से देखो, जितने भी ना हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी हुए थे ना लोग, है ना, या फिर बाकी जगह पे हुए थे, ये सारे वही लोग थे जिन्होंने समाज में कुछ अच्छा किया था बेसिकली लोगों की नज़र में, है ना। तो बेसिकली वही लोग इसमें आते थे। तो फिर अब लोगों ने सोचा कि हम लोग भी रेवोल्यूशन खड़ी करते हैं। अगर हम लोग लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलवा पाए तो हम लोगों को क्या पता वो लोग अगला इलेक्ट कर लें कमेटी। सब लोग खड़े हो गए इसके लिए। अब कमेटी अपनाई गई है पब्लिक सेफ्टी के लिए, हेडेड बाय डाल्टन, जो मैंने आपको बता दिया। अप्रॉक्सीमेटली 15,000 पीपल डाइड ऑन द गुलेटिन पे 15,000 लोगों को मार दिया गया। गुलेटिन बिकम नोन एज नेशनल रेजर। अब इसको नेशनल रेजर भी कहने लग गए क्योंकि इतने सारे लोगों की इसने हत्या की थी। अब क्या कर सकते हैं। इंक्लूडिंग इनोवेटिव थिंकर्स लाइक ओलंपिडिगुजियस एंड मदाने जीन रोनाल्ड। अब जिन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी ना लोगों की, उन तक को चढ़ा दिया गया सूली पे। बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा। अब कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के यहाँ पर एक हमें डायग्राम बना के दिया गया है। मडामे रोनाल्ड ऑन हर वे टू एक्सिक्यूशन, जब उनको मारा जाने वाला था तो उनकी एक फ़ोटो बनाई गई है। आगे आता है एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर। अब कैसे एंड हुआ ये रेन ऑफ टेरर, तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि बेसिकली ये तब का है जब डाल्टन ने इसको रूल किया था। अब रेन ऑफ टेरर को बेसिकली डाल्टन ने रूल किया था। मैं आपको बता दूं, जितना ये तो हमने इसका पढ़ा ना, मैं आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बताता हूँ। एनसीईआरटी के हिसाब से जो जब तक डाल्टन ने रूल किया था उस टाइम को हम कहते हैं द रेन ऑफ टेरर। क्योंकि जब तक जैकोबिन्स ने रूल किया था, बेसिकली आप ये समझ लो, क्योंकि बाद में रोबेस्पियर भी आ गया था। जब तक जैकोबिन्स ने रूल किया उसको हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं। क्योंकि जैकोबिन्स के अंडर उन लोगों ने काफ़ी सारे पॉलिटिकल लीडर्स, है ना, बहुत सारे अच्छे लोगों लाइक जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ओलंपिडिगुजियस और मैडम डेन रोनाल्ड को, जैसे कि इन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया था। ये फिर ऐसा हो गया था, लोगों के अंदर डर आ गया था कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमें किसी भी वजह से चढ़ा सूली पर। क्योंकि अब देखो 15,000 लोग तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे ना। तुम ही सोचो खुद ही, ये लोग तो किसी को भी उठा के चला रहे थे सूली पे। तो बेसिकली अब सब लोगों के अंदर डर आ गया था, इसलिए इसको रीजन ऑफ टेरर कहते हैं, है ना। अब एंड कैसे हुआ इसका। मेंबर्स ऑफ गर्ल्डनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी ट्राई टू एंड द रीजन ऑफ टेरर। अब इन लोगों ने सोचा कि हमें इसको एंड कर देना चाहिए। इनिशिएटेड बाय जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी, जो हम जानते हैं जिनको जैकोबिन पार्टी ने। दिस ऑपोजिशन टू कमेटी पब्लिक सेफ्टी कॉज मैनी गर्ल्डन्स टू बी ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रेजन। इनको अब मारने की कोशिश की गई। इवेंचुअली इवन गॉर्ज डाल्टन एंड वांटेड टू एंड द एग्जीक्यूशंस। उसने चाहा कि अब ये सब कुछ एंड कर देना चाहिए। दिस रिजल्टेड इन डाल्टन बीइंग ट्राइड टू एग्जीक्यूटेड फॉर ट्रेजन। फिर इसको भी सूली पे चढ़ा दिया गया। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बिकेम लीडर ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। अब बाद में इसको कर दिया गया लीडर। ही कंटिन्यूड द एग्जीक्यूशंस। इसने एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू रखा। कन्वेंशन केम टू ब्लेम रॉबेस्पियर फॉर द रीजन ऑफ टेरर। अब बेसिकली इसको रीजन ऑफ टेरर के लिए ब्लेम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास नया नाम आता है थर्मिडिकोरन रिएक्शन। ये बेसिकली ये है कि जुलाई 27 से लेकर जुलाई 27 1794 एंड हुआ था इस दिन को रीजन ऑफ टेरर का, जैसे कि हमने देखा था। कन्वेक्शन सेंट रॉबेस्पियर एंड अदर मेंबर्स टू द कम्युनिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी टू द गलेटिन। को मार दिया गया। रॉबेस्पियर वॉज गलेटेड ऑन जुलाई 28 1794, मतलब कि इसके अगले ही दिन इसको चढ़ा दिया गया गलेटिन पे। आया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर 3 ऑफ द रिपब्लिक। बेसिकली थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। इन लोगों ने इतनी बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, पूछो मत, क्योंकि अब इन लोगों को डर था कि हाँ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहा। विच ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स वैक्विस्ड एंड रीजन ऑफ टेरर एट द एंड द कन्वेंशन वॉज फाइनली एबल टू इनॉग्रेट इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब कन्वेंशन ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि ये अपने पब्लिक सेफ्टी को अच्छे से बना के रख सके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईयर 3 ऑफ रिपब्लिक क्रिएटेड द डायरेक्टरी। अब इन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया जिसका नाम था डायरेक्टरी, एक नई गवर्नमेंट को, है ना। तब गवर्नमेंट कैसी थी डायरेक्टरी में, एग्जीक्यूटिव। 5 डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द लेजिस्लेचर। अब इसमें बेसिकली 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया, ठीक है। 5 मेंबर्स को डायरेक्टरी में अपॉइंट किया गया। लेजिस्लेचर में कौन कौन थे, लोअर हाउस 500 मेंबर्स प्रपोज्ड लॉज,
लेजिस्लेशन में कौन कौन थे कि टोटल 500 मेंबर जिसको प्रपोज करेंगे लॉ को। अपर हाउस के 250 मेंबर्स वोटेड ऑन दीज लॉज। अब इन पे वोट होगा। 2/3 ऑफ द लेजिस्लेचर would initially be filled by the members of the convention। अब 2/3 जो थी वो कन्वेंशन के लोग थे, बाकी अलग थे। क्वालिफायर्स, मिडिल क्लास पार्टी हैज़ डिफीटेड द जैकोबिन्स वर्किंग एंड पेजेंट क्लास पार्टी। अब पेजेंट क्लास पार्टी भी एक बनी थी पेजेंट्स की बेसिकली, क्योंकि पेजेंट्स को तब लगता था कि हाँ भाई ये तो सारे बड़े बड़े लोग ही कर रहे हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो बेसिकली ये जल्द सी में सब कुछ बन गया। ठीक है, आगे आता है Gairodesit's constitution stated that suffrage बेसिकली यहाँ बताया गया द राइट टू वोट। ठीक है, सफरेज बेसिकली द राइट टू वोट कहा गया यहाँ पर। एज वेल एज द राइट टू होल्ड ऑफिस वर लिमिटेड टू प्रॉपर्टी ओनर्स। अब बेसिकली हम जानते हैं कि राइट टू वोट से प्रॉपर्टी ओनर्स तक सीमित कर दिया गया। अदर पार्टिंग रिफॉर्म्स पास्ड बाय द कन्वेंशन। और कौन कौन से रिफॉर्म्स जो कन्वेंशन के थोड़ा पास किए गए। एडॉप्टेड ऑफ मैट्रिक सिस्टम मतलब कि जो लायक हैं किसी चीज़ के सिर्फ उन्हीं को अपॉइंट किया जाए, और जो लायक है सिर्फ उन्हीं को वोट करने दिया जाए। डिफेल्ड द फाइनल ब्लो ऑफ फ्यूडलिज्म बाय एबोलिशिंग primogeniture, the system whereby the oldest son inherited all this father estates। ये बेसिकली ये था कि अब सिर्फ ओल्डेस्ट सन को ही नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, सब में बांटी जाएगी। ड्रू अप अ कंप्रहेंसिव सिस्टम ऑफ लॉज। इन लोगों ने एक अच्छे लॉज लाए। एंडेड डेब्ट इम्प्रेशमेंट एंडेड स्लेवरी इन फ्रांस कॉलोनीज। अब स्लेवरी का मैं आपको बताता हूँ। स्लेवरी का क्या सिस्टम था कि फ्रांस में बेसिकली पहले क्या किया जाता था, जब राजा था तब वो कुछ स्लेव्स को, अफ्रीका जैसी कंट्रीज में से स्लेव को कुछ लोगों को बंदी बना के अपनी कंट्री में लाते थे और उनसे काम कराते थे। तो ये इसको स्लेवरी सिस्टम कहा जाता था। तो पहले तो रॉबेस्पियर ने इसको बंद करा दिया था, लेकिन बाद में उसने भी चालू करवा दिया था फिर से, क्योंकि उसको लगा कि हाँ भाई इससे मेरे को फ़ायदा हो रहा है, चलो इसको चालू करवा देते हैं, है ना। तो फिर बाद में जब कन्वेंशन है तो इन्होंने ये बंद करा दिया। एस्टैब्लिश्ड अ नेशन वाइड सिस्टम ऑफ पब्लिक एजुकेशन। इन्होंने एक नेशन वाइड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। अब डायरेक्टरी का हम लोग देखते हैं। डायरेक्टरी सफर्ड फ्रॉम करप्शन एंड पुअर एडमिनिस्ट्रेशन। अब करप्शन का सिस्टम तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है और पुअर एडमिनिस्ट्रेशन के कारण फेल हो गई। द पीपल ऑफ फ्रांस ग्रू पुअर एंड मोर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर गवर्नमेंट। अब तो ये फ्रस्ट्रेट ही हो चुके थे कि भाई ये क्या हो रहा है, कभी तुम एक गवर्नमेंट लाते हो, कभी एक गवर्नमेंट लाते हो, क्या चल रखा है ये भाई, हमें भी अपना सोचने तो क्या करना चाहिए। डिस्पाइट ऑफ परहैप्स because of these struggles the French developed a strong feeling of nationalism। लेकिन इन सिस्टम के कारण नेशनलिज्म बहुत आ गया फ्रांस में। लोगों को लगा कि हाँ भैया हमारा नेशन है, हमें इसके लिए खड़ा होना चाहिए। दे वर प्राउड ऑफ देयर कंट्री एंड डिवोटेड टू इट। अब वो लोग अपनी कंट्री में प्राउड भी फील करते थे और उसके लिए डिवोटेड भी थे। नेशनल प्राइड वॉज फील्ड बाय मिलिट्री सक्सेस। अब सबके अंदर प्राइड आ गया था, मिलिट्री सक्सेस भी मिल रहा था उनको, तो बेसिकली अब सब लोग अपने इसके लिए खुश थे। इट वुड बी अ military leader Napoleon Bonaparte coming to power through a coup d'état who would end the 10-year period known as the French Revolution। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड तब हुआ जब डायरेक्टरी बन गई। अब इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड हुआ जब नेपोलियन बोनापार्टे, नेपोलियन का नाम तूने सुना होगा, है ना, उसका नाम है बोनापार्टे, है ना। नेपोलियन ने एक बहुत बड़ा लीडर कमांडर था ये आर्मी का। इसने पूरी सिस्टम बोले तो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर अपना रूल बना लिया और खुद को एक नया मोनार्क अपॉइंट कर लिया। बोला कि हाँ अब से मैं तुम्हारा राजा, तुम मेरे सेवक, ख़त्म। हाँ, तो बेसिकली इसके साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको पढ़ लो, आंसर अपनी एक रफ नोटबुक में लिख लो। नहीं लिख पाए तो मेरे को कमेंट में बताओ कि तुम्हें नहीं लिख पाए इनके आंसर्स, तुम लोग मेरे को बोलो, मैं तुम्हें इसके अलग से नोट्स बना के दूंगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मैंने नोट्स बना दिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना कोई भी, बेसिकली कुछ भी, ठीक है, लिख देना अच्छी थी वीडियो, ठीक है, ताकि मेरी वीडियो तो और लोगों तक जाए, मेरे को भी थोड़ा फ़ायदा हो, ठीक है। तुम्हारे फ़ायदे थोड़ी देखना है, मेरा भी फ़ायदा देख लो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।